हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक दिन वो अपने बेटे राज को जानवी से मिलने के लिए कहती है। बेटा राज, कुछ दिनों पहले मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की थी और मैंने उसके साथ तेरा रिश्ता पक्का कर दिया, तो आज तुझे उससे मिलने जाना है, समझा तू? क्या कहा माँ? शादी? आपको किसने कह दिया कि मैं अभी शादी करना चाहता हूँ? आप मेरे लिए कोई लड़की मत देखो माँ, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता और ना ही किसी से मिलने जा रहा हूँ। अरे बेटा, ये क्या बात है? माँ हूँ मैं तेरी, तेरे भले के लिए ही तो कर रही हूँ मैं ये सब। एक बार मिल के आ जा उस लड़की से, बहुत अच्छी और सुंदर है बेटा। माँ, चाहे लड़की सुंदर हो, सुशील हो या फिर अनिल हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ बस। बेटा तुझे मेरी कसम, अगर तू उससे आज मिलने नहीं गया तो मेरा मरा मुंह देखेगा आज के बाद। लो, कर दिया ना टिपिकल माँ वाला ड्रामा शुरू। ठीक है, मिल लूंगा मैं उससे। आपने ये कसम वसम मत दिया करो फालतू की। इतना कहकर वो अपनी माँ के बताए एड्रेस पर निकल जाता है जानवी से मिलने के लिए। जब राज जानवी से मिलता है तो वो जानवी को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है और जानवी को भी राज काफी पसंद आता है। ये दोनों यहाँ मिलते ही हैं कि तभी वहाँ राज के घर पर कोमल से मिलने उसकी पड़ोसन विमला आती है, जो कि कोमल से कहती है, क्या बात है कोमल बहन, सुना है आपने अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया है। अरे जरा हमें भी तो बताओ, कौन है वो लड़की? हाँ क्यों नहीं विमला बहन, ये देखो इस लड़की की तस्वीर, इसका नाम जानवी है। इसे मैंने अपने बेटे के लिए पसंद किया है। क्या कहा? ये लड़की? ये बताओ, क्या आपने पहले इसके खानदान के बारे में कुछ पूछा? आसपास के लोगों से इसके बारे में जानकारी ली, जो ऐसे ही शादी पक्की कराई अपने बेटे की? नहीं विमला बहन, मुझे तो लड़की में कोई कमी नहीं लगी। एक ही नजर में भाग गई मुझे लड़की, इसलिए मैंने ज्यादा पूछताछ करना सही नहीं समझा। आप भी ना कोमल बहन बहुत भोली हो, आपको पता नहीं है इस लड़की का रिश्ता एक बार होकर टूट चुका है, वो भी मेरी ही बहन के बेटे के साथ। अब कोई तो कमी होगी इसमें जो रिश्ता तोड़ा होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तुम सही कह रही हो विमला बहन, आज ही मना करती हूँ इस रिश्ते को। जहाँ कोमल शादी से मना कर रही थी, वहाँ राज और जानवी एक दूसरे के करीब आ चुके थे। और अब शाम को जब राज घर आता है तो साथ में जानवी को भी लेकर आता है और दोनों हंसते हुए घर में आते हैं। ये देखकर कोमल जानवी से कहती है, ए लड़की, तू वहीं रुक जा, मेरे घर में आने की सोचना भी मत। अरे माँ, क्या हुआ आपको? ध्यान से देखो, ये जानवी है। मैं और जानवी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, हम दोनों इस शादी के लिए तैयार हैं। जल्दी से एक अच्छी सी डेट निकलवाओ और हमारी शादी करवा दो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि अब ये लड़की मेरे घर की बहू बने। मैं आज ही तेरा इससे रिश्ता तोड़ रही हूँ। लेकिन माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ तो बताओ। मैंने कह दिया ना कि इस लड़की से तेरी शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। पर माँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं या ये, दोनों में से किसी एक को चुन। ठीक है माँ, अब बहुत हो गई आपकी मनमानी। मैं तो अपना जानवी से ही शादी करूंगा, हर बार आपकी नहीं चलेगी। इतना कहकर राज अब अपने साथ जानवी को मंदिर ले जाकर शादी कर लेता है और मजबूरन कोमल को भी उसे अपनी बहू मानना पड़ता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से कोमल के बेटे की शादी की खबर सुनकर विमला राज की माँ के पास आती है। अरे कोमल बहन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपके बेटे राज ने उस लड़की से शादी कर ली, वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। एक ही तो बेटा है आपका और उसकी शादी भी अपनी पसंद की लड़की से नहीं करवा पाई आप। अब विमला बहन, मैं भी क्या कर सकती थी? आखिर मैंने ही तो अपने बेटे को उससे मिलने के लिए कहा था और उस लड़की को भी मैंने ही पसंद किया था। हाँ, तो आपको कौन सा पता था कि वो लड़की ऐसी वैसी निकलेगी? आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। अब तो मुझे बस आपकी चिंता हो रही है। आपका बेटा उसकी बातों के जाल में आ चुका है, कहीं वो लड़की आपको घर से बाहर न करवा दे। अच्छा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर उसने मुझे सच में बाहर कर दिया तो उसे रोकने का तो कोई रास्ता होगा ना विमला बहन, बताओ कुछ। करना क्या है, बस अपनी बहू की नाक में दम कर दो, फिर खुद ही भाग जाएगी वो यहाँ से और तुम अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा देना। अब एक बार और विमला कोमल को भड़काकर वहाँ से चली जाती है और यूं ही एक और दिन बीत जाता है। अगली सुबह जब जानवी किचन में काम कर रही थी, तभी कोमल उसे अपने कमरे में बुलाकर कहती है, वैसे मैं तुझे अपनी बहू मानती तो नहीं, लेकिन अब मेरे बेटे ने शादी कर ही ली है तुझसे, तब कुछ कर भी नहीं सकती। मेरी अलमारी में जितने भी कपड़े रखे हैं उन्हें धो दे।
लेकिन माँ जी, ये सब कपड़े तो पहले से ही धुले हुए लग रहे हैं और साफ भी हैं। अच्छा, तो एक बार और धो लेगी तो क्या हो जाएगा। जा जाकर धो इन कपड़ों को। सब समझ रही हूँ मैं, ये सब इनकी चाल है मुझे इस घर से निकालने की, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, इनकी मर्जी नहीं चलने दूंगी। मन में इतना सोचकर जानवी उन कपड़ों को वहाँ से ले जाती है और धोकर सुखा देती है। जानवी कपड़े धोकर अपने कमरे में आराम करने ही जा रही थी कि तभी फिर से कोमल उसे आवाज लगाकर कहती है, बहू, खाने में क्या बनाया है। माँ जी, दाल चावल और रोटी। क्या कहा, दाल चावल। भला ये भी कोई खाने की चीज है। जा मेरे लिए मटर पनीर बना, और बड़ी जोरों की भूख लगी है, जल्दी बनाइयो। एक और नया ड्रामा मुझे परेशान करने का। जानवी अब कोमल के लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। वहीं कोमल छत पर जाकर सारे कपड़े गंदे कर देती है और आवाज लगाकर जानवी को बुलाती है और फिर से उन्हें धोने के लिए कहती है। जानवी खाना बनाकर उन कपड़ों को दोबारा धोती है। यूं ही कोमल अब जानवी को बहुत परेशान करती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को जब राज घर पर आता है तो जानवी उससे कहती है, बस बहुत हो गया राज, अब या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या फिर तुम्हारी पत्नी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो तुम ये सब कह रही हो। तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। एक टाइम का खाना भी नहीं खाने दिया, पर पूरा दिन काम किया है मैंने। अच्छा, ऐसा हुआ। चलो ठीक है, मैं माँ को समझाता हूँ। इतना कहकर अब राज और जानवी कोमल के कमरे में जाते हैं और राज कोमल से पूछता है तो कोमल जानवी पर ही आरोप लगाते हुए कहती है, बेटा, तेरे जाने के बाद तेरी इस बीवी ने मुझे ना खाना दिया, ना कुछ, ना पानी का एक गिलास तक नहीं पूछा। पूरा दिन हो गया मैं भूखी प्यासी रही। क्या जानवी, माँ ये सब क्या कह रही है। तुमने ऐसा किया माँ के साथ। राज, तुम अपनी माँ की बात सुन रहे हो, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। ये जो भी कह रही है सब झूठ है। आज पूरा दिन इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, गधे की तरह काम करवाया है मुझसे इन्होंने। माँ, ये क्या कह रही है जानवी। बेटा, तुझे लगता है तेरी माँ झूठी है। बस बहुत हो गया माँ जी। और राज, तुम सुनो, माँ या पत्नी बताओ, तुम किसकी तरफ हो। हाँ बेटा, इसे भी तो पता चले कि मेरा बेटा मेरी तरफ है। बस करो तुम दोनों, ना माँ और ना ही पत्नी। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, अब वहीं पे रहूंगा। और अगर आप दोनों सास बहू का ये झगड़ा बंद हो जाए ना तो बुला लेना मुझे। राज को लगा था उसके जाने के बाद शायद सब ठीक होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। सलोनी शाम के समय छत से कपड़े उतार रही होती है। तभी बादल घिरने की वजह से कुछ ही पलों में झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। सूखे कपड़ों को नीचे ले जाने की जगह सलोनी बारिश में भीगकर झूमते हुए गुनगुनाती है। एक सपना लगता है आना तेरा, आओगे कहता है ये दिल मेरा, सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचूं। तभी उसकी माँ सुमती छाता पकड़े छत पर आती है और उसे ऐसे झूमता देखकर चिल्लाते हुए कहती है, ओ मोरनी की अम्मा, ये छम छम नाचकर जो धमधम मचा रखी है ना, उसकी आवाज नीचे तक आ रही है। तू कपड़े लेने आई थी कि मोरनी बनकर मटकने। माँ नाचने दो, माँ नाचने दो। इस सावन की सलोनी को आज बारिश में खुलकर भीगने दो। कब से सावन आने का इंतजार कर रही थी मैं। हाय दया, खुद तो भीग रही है, साथ ही मेरे सारे सूखे कपड़े भी भिगा दिए। सावन की दीवानी बढ़ा दी ना तूने मेरी परेशानी। सुमती की बातों को सलोनी अनसुना कर फिर गुनगुनाना शुरू कर देती है तो सुमती छाता पकड़े नीचे चली जाती है। सलोनी सावन के मौसम की दीवानी सी थी, इसी कारण उसे सावन का बेसब्री से इंतजार रहा करता था। सावन आने पर वो हर सोमवार भगवान शिव का उपवास रखती, साथ ही अपनी सहेलियों के साथ पार्क में झूला झूलने भी जाया करती। जब ज्यादा बारिश के कारण वो पार्क नहीं जा पाती तो घर के दरवाजे पर ही रस्सी लगाकर झूल लिया करती। एक रोज उसे देखने के लिए लड़के वाले उसके घर आने वाले थे तो वो सज धज कर तैयार होती हुई खुद से कहती है, ओहो, कब आएंगे ये लड़के वाले। मैं तो कब से तैयार होकर बोर हो रही हूँ। माँ भी किचन में बिजी है। एक काम करती हूँ, तब तक झूला ही झूल लेती हूँ। तभी वो दरवाजे पर लगी रस्सी नीचे करती है
और झूला झूलने बैठ जाती है। वो आंखें बंद करके झूलती रहती है। तभी सामने से फोन चलाता हुआ सुमित नाम का लड़का अंदर आ रहा था कि झूलती हुई सलोनी की एक लात उसे पड़ती है और वो जमीन के ही चिपक जाता है। तभी सलोनी झूले से उतरती है और सुमति भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे बेटा, तुम गिर कैसे गए? गिरा नहीं बहन जी, इस लड़की ने गिराया है। ये बहती हवा से झूलती आई और इसकी लात पैर लल्ला को लग गई। लल्ला तो ठीक है ना? हाँ माँ, ठीक ही हूँ। एक बात बताइए बहन जी, ये घर के दरवाजे पर झूला टांगे कौन झूलता है? कौन है ये लड़की? माफ कीजिएगा बहन जी, गलती हो गई। आप अंदर आइए ना। तभी दोनों अंदर आते हैं और सलोनी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तो सुमित्रा कहती है, तो यही झूले वाली है आपकी बेटी? बताओ, लड़की देखना है और लड़के को टक्कर मार दी, ये कोई बात नहीं होती। छोड़िए ना माँ, मुझे लड़की पसंद है और शादी के बाद तो वैसे भी बीवी की लात खानी है। मैंने पहले ही खा ली, और क्या। ये तो सही कहा बेटा तुमने। वैसे जो कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो मेरी सलोनी से। एक ही बात पूछूंगा, आपको झूला झूलना इतना क्यों पसंद है? हर वक्त नहीं पसंद, पर हाँ, सावन में झूला झूले बगैर मैं रह नहीं सकती। अभी तो सावन नहीं चल रहा, फिर क्यों झूल रही थी बेटा, वो भी घर के दरवाजे पर? वो तो मैं बोर हो रही थी ना, इसलिए। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। खैर छोड़ो, खाना बनाने में रुचि है कि नहीं? अरे बहन जी, इतने सारे नमूने परोसे हैं आपके सामने, अब इसी ने बनाए हैं, चख कर देखिए। ऐसे ही बातचीत करके आखिर में सुमित्रा रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। कुछ समय बाद एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी कर देते हैं। धीरे धीरे सलोनी ससुराल के माहौल में ढलने लगती है। एक रोज सुमित थका हारा घर आकर कहता है, माँ, क्या गजब की गर्मी हो रही है बाहर। पसीना पोंछते पोंछते रुमाल ही गीला हो जाता है। कोई नहीं बेटा, कुछ दिनों बाद सावन शुरू हो ही जाएंगे, बारिश होने से थोड़ी राहत मिलेगी। सावन का इंतजार तो मुझे भी कब से है सासू माँ। सावन के झूले, बारिश का भीना भीना सा मौसम, और मैं वो सावन का महीना पवन करे शोर वाला गाना गाते हुए झूमूंगी। सावन आने की कितनी एक्साइटमेंट है तुम्हें? अरे पूछ मत, सावन शब्द सुनते ही पगला उठती है। ये सावन की दीवानी है, अभी जाकर चाय भी ले आ, यहाँ खड़ी बतियाती ही रहेगी। तभी सलोनी रसोई में चली जाती है। एक शाम गली में से चूड़ी वाला आवाज लगाते हुए गुजर रहा था, तो मोहल्ले की औरतें चूड़ियाँ लेने आती हैं। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, हरी लाल नारंगी चूड़ियाँ। चूड़ी वाले की आवाज सुनकर सलोनी सटपट घर से चूड़ियाँ खरीदने निकल पड़ती है और मोहल्ले की औरतों से बात करते हुए चूड़ी पसंद करने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन शारदा कहती है, सुमित्रा की बहू, तुझे कौन से रंग की चूड़ियाँ भा रही हैं? मुझे तो हरा रंग बड़ा पसंद है। भैया, आप मुझे हरे रंग में मेरे नाप की चूड़ियाँ दिखाओ। सही कहा सुमित्रा की बहू, सावन में हरा रंग शुभ होता है। मैंने भी कल अपने लिए बढ़िया हरे रंग की साड़ी खरीदी है। मैंने तो सुमित्रा को भी कही थी कि तू भी ले ले अपनी बहू के लिए, लेकिन उसे कोई पसंद ही नहीं आई। ये लीजिए बहन जी, आपकी 1 दर्जन हरी चूड़ियाँ। तभी वो चूड़ियाँ लेकर चली जाती है और अगले दिन हरी साड़ी और हरी चूड़ियाँ पहनकर तैयार होती है और बगीचे में पौधों को पानी दे रही होती है। तभी उसकी सास पूजा की थाली लिए मंदिर से लौटती है तो सलोनी से कहती है, अरे बहू, ये हरी तोती क्यों बनी घूम रही है बगीचे में? सासू माँ आ गई आप, बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? अब तूने पूछा है तो सुन, हरी टिड्डी नजर आ रही है, ऊपर से हरे भरे बगीचे में खड़ी, तो पता नहीं चल रहा घास कहाँ है और तू कहाँ। सासू माँ, कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो। छोड़ो, ऊपर वाले से ही पूछ लेती हूँ। हे ऊपर वाले, मेरी खूबसूरती की तारीफ में थोड़ी बूंदे ही बरसा ले। पूछ रही है कि धमका रही है? तभी आसमान में जोर की बिजली कड़कती है और मोटी मोटी बूंदें पड़ना शुरू हो जाती है। सुमित्रा तेजी से आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है तो कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगती है और सलोनी वहीं खड़ी भीगने लगती है। तभी सुमित दरवाजे से आवाज लगाकर सलोनी को कहता है, अरे यार, अब तो भगवान तुम्हारे पौधों को पानी दे रहे हैं, आकर नाश्ता बना दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। सुमित जी, इस बारिश में कहाँ जाएंगे आप? आज तो सावन में भीगने का मजा लीजिए आप। मैं सावन में भीगने बैठूंगा तो नौकरी पर तुम्हारे पप्पा जाएंगे। जल्दी लंच तैयार कर दो। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकिए की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। हाय। अरे बेटा, चल मैं बनाती हूँ नाश्ता, इस सावन की दीवानी को भीगने दे। और सुन,
थोड़ी देर में अंदर आ जाइयो, पता चले बहते बहते पड़ोसन के घर पहुंच गई। बहती चली मैं तो पार चली, पार वाले पर लेके नार चली रे मेगा नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। हाय दैया, कैसे छम छम कर रही है। तभी दोनों अंदर चले जाते हैं और सलोनी बारिश में मजे से भीगती है। कुछ देर बाद भीगी हुई कीचड़ से भरे पैर लेकर वो घर आती है। तभी सुमित्रा कहती है, रुक जा, वहीं रुक जा नासपीटी, कीचड़ वाले पैर लिए सरपट अंदर चली आ रही है और तुझे भीग कर आने को कहा था, कीचड़ में लिपट कर नहीं। सासू माँ, अभी बारिश के कारण बाहर कीचड़ नहीं होगा तो और क्या होगा। अब आप सोचो कि बारिश में भीगू भी और धुली धुलाई घर भी आ जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पता नहीं ये सावन कब जाएगा, इस सावन की दीवानी बहू का दीवानापन कब खत्म होगा। यहीं रुक, पानी लाती हूँ। इतना कहकर वो पानी लाने चली जाती है। दिन बीतते हैं और पूरे सावन सलोनी की दीवानगी चलती रहती है, जिससे उसकी सास परेशान रहती है। लेकिन आखिरकार सावन का महीना खत्म हो जाता है तो सुमित्रा चैन की सांस लेती है और सलोनी को अगले सावन का बेसब्री से इंतजार होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।